आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आर्मी द्वारा बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज वाली क्लास को ध्यान से देखना। और साथ में आपको एक और बता देता हूं, जो मैंने आपसे वादा किया था कि शाम को 7 बजे आपके लिए क्लास आएगी। दूसरी जो हमारी क्लास थी वो आज से शुरुआत होने जा रही है। और आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे शाम को 7 बजे वाली में सौरमंडल, जो आपके साइंस और जीके दोनों में पूछा जाता है, सौरमंडल वाला। ठीक है। और जितनी भी क्लास आएगी ये आपके आर्मी अग्निवीर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। हमारा टारगेट आर्मी अग्निवीर ही है, लेकिन साथ में जिन स्टूडेंट ने नेवी एमआर वाला फॉर्म भी भरा है उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अपने उन दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। और देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको याद कर लेना आज वाली क्लास में ही। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बार बार एग्जाम्स में आते हैं, अच्छे लेवल के हैं। समझ रहे हो, हार्ड कुछ नहीं होता। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूं आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि कोशिका का कौन सा अंग कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, या जिसको क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी इसको पावर हाउस लिख देता है कि इसको पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। लगभग मैंने भी 2-3 बार आपको करवा दिया है, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में आता है। तो आप सभी का आंसर आ गया होगा, कोशिका का ऊर्जाघर या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीडीएफ जो मिलती है उसमें आपको आंसर भी मिलता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन। देखिए, शुरुआत के 10 वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, और फिर बाकी वो है जो बार बार रिपीट होता है लेकिन थोड़े हार्ड लेवल के हैं। ठीक है, 10 मैंने ऐसे रखे हैं जो इजी टू मॉडरेट तो है, लेकिन बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा बार आए हैं, कोई काउंटिंग नहीं है। अग्निवीर स्टार्ट हुआ उससे पहले भी आते थे और उसके बाद में भी पूछ रहा है। ठीक है, और लास्ट वाले 10 है वो क्या है, मॉडरेट टू हार्ड है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और वो भी वो है जो अग्निवीर होने के बाद ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलो, कोशिका की खोज किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो बताओ, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, ये बार बार एग्जाम्स में आता है। तो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा है कोशिका की खोज की गई थी। अगर याद है तो आंसर कर दीजिए, नहीं याद है तो मैं आंसर आपको बता ही रहा हूं, याद कर लीजिए। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। आगे देखिए, पादप कोशिका में यह नहीं पाया जाता। जो पादप कोशिका होती है, क्या है, जो पादप कोशिका होती है उसमें क्या नहीं पाया जाता, ये अपने को बताना है। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता। तो जो पादप कोशिका होती है उसमें क्या नहीं पाया जाता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारक काय, या जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, देखो, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, हरित लवक भी होता है, रसधानी भी होती है। अब समझे, पादप कोशिका का मतलब क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके बारे में पूछ रहा है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं के बारे में। तो उनके अंदर कोशिका भित्ति भी होती है, हरित लवक तो होता ही होता है, ये आप सभी को पता है, रसधानियां भी होती हैं। ठीक है, जैसे अपनी नसें होती है ना, वैसे पेड़ पौधों में भी नसें होती है, रसधानियां, जिनसे रस बहता है। ठीक है, अपने पत्तों में भी देखी होगी, पत्तों में तो देखी ही होगी। उस तरीके से क्या नहीं होता, तारकाय नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये क्वेश्चंस भाई मोस्ट रिपीटेड है, मैंने भी आपको कई बार आपको करवा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए सभी स्टूडेंट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि।
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? आपका यकृत हो जाएगा, आपका लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर या रक्त। और आपसे पूछे कि मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग, अगर हमसे क्या पूछे, सबसे बड़ा अंग पूछे, तो वो क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है, ये अपने को बताना है। देखो ब्लड में आपको पढ़ा चुका हूं, ब्लड वाला चैप्टर। आप सभी इसका कमेंट करके आंसर बताओगे और इसकी जगह पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवा दूंगा। बात समझ रहे हो? तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे क्योंकि ब्लड वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया है और इस क्वेश्चन को वैसे भी काफी बार मैं रिपीट करवा चुका हूं। सार्वत्रिक दाता कौन हो? ध्यान से पढ़ लेना। सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? कौन सा ग्रुप होता है? ये सभी कमेंट करके बताओगे। नहीं याद है कमेंट सेक्शन में देख लेना, वरना ब्लड वाला चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा उसको जरूर पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां स्थित होती है? कल ही याद करवाया था। कल जो जीके और साइंस का टेस्ट था ना, साइंस के क्वेश्चंस कम थे लेकिन फिर भी उसमें ये याद करवाया था मैंने आपको। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां स्थित होती है? मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर, जो कहां की हड्डी होती है? जांग की हड्डी होती है। दूसरा क्या है? स्टेपिस नाम की हड्डी होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और हमसे यही पूछा है सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी भी पूछता है, तो जबड़े की जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, आगे देखिए। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन वाली क्लास में याद करवाया है, विटामिन पढ़ाया ना मैंने साइंस में। ठीक है, पढ़ा होगा सभी ने, तो जिसने नहीं पढ़ा पढ़ लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा का कौन सा विटामिन बनता है? त्वचा से कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है, विटामिन डी बनता है। ठीक है, और विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? ऐसे भी पूछा जाता है, तो सूर्य से प्राप्त होता है। चलो, आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स समझते हो ना? बोला जाता है ना कि भाई उसके जीन अच्छे हैं, उसकी हाइट जा रही है, उसके माता पिता के ऊपर जाती है, दादा दादी के ऊपर जा रही है। ठीक है, उसकी बॉडी अच्छी बन रही है, उसकी रेस अच्छी है। आप रेस लगाते होगे तो बोलते होगे उसकी रेस अच्छी है क्योंकि उसके पिता की रेस भी अच्छी थी, तो उसको बोला जाता है जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक। ठीक है, आनुवांशिकी जिसको बोल दिया जाता है। तो इसका क्या पूछा है कि पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रेगर मेडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसके जीन्स तगड़े होते हैं वो आदमी तगड़े होते हैं। आगे देखो, डीएनए किससे बना होता है? डीएनए है किससे बना होता है? देखो आप इसका आंसर कीजिए, तब तक मैं आपको एक बात बताता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर डर रहे होते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज का जो समय है ना, वो सबसे अच्छा समय है सिलेक्शन लेने का, सफलता प्राप्त करने का। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी है और बाकी कोई भी है। क्यों? क्योंकि इस समय है ना, ज्यादातर लोग हैं भटके हुए हैं। 99% स्टूडेंट है जो भटके हुए हैं। कोई फेसबुक पे लगा है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा है, कोई यूट्यूब पे रील्स देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अभी आईपीएल देख रहा है, ड्रीम 11 पे टीम बना के ऐश कर रहा है। ठीक है, और खुश हो रहा है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और कुछ ऐसे हैं जो 24 घंटे रील देखते रहते हैं। या आपकी एज वाले जो हैं वह या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो सारे लोग है ना, बहुत सारे लोग वो डिस्ट्रैक्टेड है यानी भटके हुए हैं। और अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ाई का काम है तो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सफलता लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी 5-5, 6-6 घंटे इंस्टाग्राम पे रील देखते रहते हो, यूट्यूब पर रील देखते रहते हो जो आपके कोई काम के नहीं है, कोई आके नाच गया, कोई आके कुछ कर गया, कोई
अगर जब भी लगे कि यार मैं रील देखने का मन कर रहा है तो सोच लेना कि अब जितना समय बचा हुआ है उसमें रील देखूंगा तो मेरी रेल बन जाएगी। रील देखोगे रेल बन जाएगी, रील नहीं देखोगे बदन पे वर्दी आ जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। आंसर आ गया होगा सभी का, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। गलत करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। देखो कैसे, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, आप बताओ। आंसर करने की कोशिश करो, लास्ट क्लास के बाद, सॉरी अभी आंसर बताने के बाद ही सभी कमेंट करके बताओगे किसका सही था किसका गलत था, ईमानदारी से। ठीक है, आंसर मैं बता दूंगा, उसके बाद ईमानदारी से आपको बताना है। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 हो जाएगा, 46। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारों ने 23 आंसर किया होगा। अगर हमसे पूछे कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अगर जोड़े पूछा होता तो 23 जोड़े होते, लेकिन इसमें जोड़े कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। एग्जामिनर ऐसे ही तो स्मार्ट बनता है। देखो ऑप्शन नंबर ए में गलत वाला आंसर दिया है ताकि स्टूडेंट इसी को आंसर कर दे और उनका गलत हो जाए, तो आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है बाबू, ऐसे नहीं करना है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जोड़े बोलेगा तो 23 और वैसे गुणसूत्र पूछेगा तो कितना हो जाएगा अपना, 46 हो जाएगा। तो बताना ईमानदारी से किस किसने गलत किया है किस किसने सही किया है। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है अगर पढ़ रहे हो तब। ठीक है, वैसे भी बाद में भी अच्छी है ईमानदारी। देखो पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और बहुत आसान क्वेश्चंस भी है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो पौधे किसके द्वारा भोजन बनाते हैं, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और पौधों में याद आया तो आपसे पूछा भी जाता है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, तो वो हो जाएगा अपना बरगद हो जाएगा, ये भी याद रख लेना। कौन सा वर्णक पत्तियों को हरा रंग देता है, हरा रंग, बताओ। हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो हरा रंग अपना किसकी वजह से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से है वो पत्तियों के वर्णक हरा रंग होता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने को कौन नियंत्रित करता है, जो रंध्र होते हैं उनको खुलने और बंद करने को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो रंध्र को खुलने और बंद करने का, क्योंकि खुलना और बंद करना बहुत जरूरी होता है, तो इसको रक्षक कोशिकाएं, क्योंकि वही तो क्या करती हैं, रक्षाएं करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेवार है। और देखो एक बात और बताता हूं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, सबसे पहले वो आप कमेंट करके बता दिया करो ताकि उसी टॉपिक को मैं पहले पढ़ा दूं। ठीक है, तो कमेंट कर दिया करो कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। आप कमेंट नहीं करते, पता नहीं क्यों, इतने आलसी कैसे हो जाते हो। ठीक है, जो पूछा जाता है उसका कमेंट किया करो। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो साथ साथ। वैसे मुझे पता है कि आप कर रहे हो, लेकिन बताओ ना, तभी तो मुझे पता चलेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के डेली कमेंट आते हैं, डेली पढ़ता हूं मैं, आपने देखा होगा, कोई यूट्यूब पर नहीं करता, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं, जो रिप्लाई देने वाले होते हैं उनका रिप्लाई भी देता हूं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सभी का लाइक्स भी करता हूं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेवार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार मैंने करवाया है, तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे।
इसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने, 2 क्वेश्चन हम आगे करेंगे, यानी 22 तक क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो बताना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेवार होती है। बहुत बार करवाया क्वेश्चन है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत किससे बचाती है तो सभी को पता है, पैराबैंगनी किरणों से। सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन परत है वो बचाती है, जिससे त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस बताना है। इनमें से कौन सी है ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस गैस कौन सी हो जाएगी? तो जो मिथेन है वो कौन सी हो जाएगी? ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी मिथेन। ठीक है, मिथेन ग्रीन हाउस गैस। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? डेंगू और मलेरिया दोनों पूछा जाता है। तो मलेरिया तो किससे फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। ठीक है, तो मलेरिया है मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। और इसमें पूछा गया है डेंगू का, तो डेंगू है एडिज से फैलता है, एडिज नामक मच्छर से फैलता है। ठीक है, मलेरिया मादा एनाफ्लीज से और डेंगू है वो एडिज नामक मच्छर से। दोनों याद कर लेना, दोनों बार बार रिपीट होता है। एड्स किसके कारण होता है? एड्स है किसके कारण होता है? जिसको HIV बोला जाता है, HIV। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है भाई, शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है ना वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये रोग तो भाई बोला जाता है कि दुश्मन को भी नहीं होना चाहिए। तो बताओ, तो ये किससे फैलता है? विषाणु वायरस से फैलता है। किससे? विषाणु वायरस से फैलता है। चलो, BCG टीका किससे बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है? जो BCG का टीका है ये इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। बताइए सभी स्टूडेंट, आप साइंस पढ़ते रहते हो ना, तो आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BCG का टीका है किससे बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है? BCG का टीका बताना है। तो BCG का जो टीका है वो किसके लिए होता है? क्षय रोग के लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। किसके लिए होता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन पढ़ाया है, सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। इसकी जगह पे दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा। आप बोलोगे सर जी आप आंसर पूछ रहे हो, भाई पढ़ाया है तभी पूछ रहा हूं। याद है तो आंसर कीजिए, नहीं याद है तो विटामिन वाला टॉपिक पढ़ लीजिए। साइंस की प्लेलिस्ट में पहला टॉपिक है आपको मिल जाएगा विटामिन का। ब्लड वाला जो क्वेश्चन पूछा है दूसरा टॉपिक है, तो अगर टॉपिक पढ़ोगे तभी काम आएगा, तभी आप आंसर कर पाओगे। और ये तो बिल्कुल आसान है, आंसर आना ही चाहिए। 3 क्वेश्चन पूछे हैं, अब 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आप कमेंट करके भी बता दो कि 20 में कितने आपको आते थे। मलेरिया किस सूक्ष्म जीवी के कारण होता है? मच्छर तो मैंने आपको बता दिया था, मादा एनाफ्लीज, लेकिन इसमें मच्छर का नाम नहीं पूछा। इसमें पूछा है कि मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है ये अपने को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा होता है? ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं। खमीर का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। जो खमीर है उसका ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है, यीस्ट। अरे अपने जो घरों में ब्रेड खाते हैं ना, गाँव में जो ब्रेड आती है, ठीक है, चाय के साथ खाते हो आप, ब्रेड पकोड़ा बना के खाते हो, वो वाली है। ठीक है, हाँ कुछ सैंडविच भी बना लेते होंगे लेकिन गाँव में कम ही बनती है। तो बताओ कौन सी गैस के कारण होता है? क्योंकि उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किए जाते हैं? जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है बताओ? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक जो इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? कवक से, फंगी से, फंगस से। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब गर्मियां चल रही हैं, सुबह सुबह राबड़ी पियो आराम से,
ठीक है। और उसके बाद भाई हरियाणा राजस्थान इस साइड से हो, ठीक है, तो वहां पर तो ज्यादा राबड़ी बनती है, वो पी लो। और अगर बिहार यूपी साइड से हो तो अपना सत्तू पी के पढ़ना शुरू कर दो जब तक दोपहर का खाना आपको नहीं मिल जाता। ठीक है, पढ़ते रहो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो। तो यहां पर समाप्त हो गया है। 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, 3 एक्स्ट्रा करवा दिया है। आप सभी आप कमेंट करके बताना कि 20 में से आपको कितने आते थे, और आज वाला जो ये टेस्ट है वो आप सभी को कैसा लगा ये जरूर बताना। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। लाइक तो आप सभी ने कर ही दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7 बजे सौरमंडल वाले चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।